दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। बाकी अगर अदर बोर्ड के भी तो भी आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन क्योंकि इसमें क्या है एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन भी मैंने पूरे कवर किए हैं। चलिए देख लेते हैं। बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक की भी पहले ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं। तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा बायोलॉजी वाली, तो क्रम से वीडियो मिल जाएंगी। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य क्या है हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं जो कि क्या है दो नंबर वाले प्रश्न रहने वाले हैं। तो जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं पता है, तो किस प्रकार से बढ़ाते हैं वो आपसे पूछे जा रहा है। ओके, तो इसको आपको जो इसमें जो जीवाणु इसमें यूज लिए जाते हैं उनकी हमें बता देनी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में सहजीवी राइजोबियम, मुक्तजीवी एंजोला बैक्टर, एंजियोस्पर्मियम और नील हरित शैवाल, एनाबीना और नॉन स्टॉक इनका यूज किया जाता है आपका। फिर फास्फोरस समृद्ध बनाना है क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता के लिए कई तत्व कारक होते हैं, तो हम क्या है माइक्रोराइजा के भी यूज करते हैं। तीसरा है जैव उर्वरक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर मृदा के हम क्या है गठन भी क्या है सुधारते हैं व उनकी जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। जो जैव उर्वरक होते हैं वो क्या है मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा देते हैं, मतलब कि जो मिट्टी हो वो पानी को ज़्यादा सोख ले। ओके, यह पादपों को कुछ वृद्धि पदार्थ को भी पूर्ति करते हैं। ये आपका हो जाता है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक तथा द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच प्रमुख अंतर बताइए। बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है। प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार में आपको अंतर बताना है बाहित मल का उपचार के लिए। ओके, तो प्राथमिक उपचार किस प्रकार से होता है, दो नंबर का रहने वाला अति लघुत्तरीय यानी 2 नंबर का 2 पॉइंट आपको याद करके रखना ही है। तो प्राथमिक उपचार में यह एक क्या है भौतिक या आंतरिक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें अशुद्धियों को छानकर या निधार कर अलग किया जाता है। इसमें अशुद्धियों को क्या है यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, जबकि द्वितीयक उपचार में यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का पहले वायवीय फिर अवायवीय अपघटन होता है। और प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया में बीओडी प्रभावित नहीं होता है, जबकि जो द्वितीयक उपचार की प्रक्रिया होती है इसमें क्या है बीओडी कम हो जाती है। बीओडी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैविक यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन यानी बीओडी मांग किसे कहते हैं। बीओडी मांग क्या है हमारा, ऑक्सीजन मांग क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। बीओडी तो हम कर रहे हैं आखिर है क्या। ओके, तो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के दिए गए ताप पर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा उस जल की क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। ये आपका हो जाता है बीओडी के बारे में। ये आपकी परिभाषा दी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में किसी भी दिए गए ताप पर सूक्ष्म जीवों द्वारा जो अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे हम क्या उस जल की क्या कहते हैं बीओडी कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ओके, इसका अर्थ है कि अधिक बीओडी जल में अधिक कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है। अधिक किसी जल में क्या है बीओडी ज़्यादा है, बीओडी यानी कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति ज़्यादा आएगी। अगर किसी जल का बीओडी ज़्यादा यानी कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति ज़्यादा और अधिक कार्बनिक पदार्थ है अगर किसी जल में तो वो क्या है जो जल है वो क्या है प्रदूषित माना जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट मतलब बीओडी की मात्रा ज़्यादा है तो यानी वो क्या है जल ज़्यादा प्रदूषित होगा, इसकी मात्रा कम होना यानी जो क्या है जल है वो क्या है स्वच्छ है। ओके, आगे देख लेते हैं गंगा एक्शन प्लान क्या है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा एक्शन प्लान सन 1986 में प्रारंभ हुआ था। केंद्र सरकार की ये एक योजना थी जिसका प्रमुख उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण स्तर में कमी। मतलब ये गंगा एक्शन प्लान में क्या है 1986 में प्रारंभ किया गया था। ये केंद्र सरकार की योजना थी और इसका उद्देश्य था कि गंगा का जो प्रदूषण हो रहा है उसके स्तर में क्या है प्रदूषण में कमी की जाए। इस योजना के अधीन गंगा को देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तथा एक राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की गई। गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से अनेक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना हुई। नदी जल में जीवाणु कोलाई की संख्या कम करने हेतु प्रयासों के साथ साथ अनेक शोध परियोजनाएं प्रारंभ की गई। अनेक कारणों से इस योजना के पश्चात भी गंगा की गुणवत्ता में कोई सुधार न हुआ। मतलब सरकार ने प्रयास तो किया लेकिन इस योजना के बाद भी क्या है गंगा की जो जल में गुणवत्ता है उसकी वो क्या है सुधार ना हो पाया। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए लागू की गई योजना का नाम बताइए। तो नमामि गंगे हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है।
बायोगैस के घटक गैस के नाम बताना है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी CO2 गैस है, सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब आपके क्या है बायोगैस के क्या है बायोगैसों के घटक हैं। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता, क्यों? क्या रीजन है कि जो गंगा का अगर पानी हम लाते हैं बोतल में रखे रहते हैं घर में तो कई सालों तक फिर भी खराब नहीं होता, क्या रीजन है? तो गंगा जल में बैक्टीरिया फेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो वह पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता है। एक बैक्टीरियोफेजिस नाम का जो जीवाणु होता है ये क्या करता है, जो भी कचरा होता है, गंदगी होती है, उसको क्या खा जाता है। इससे क्या है जल की शुद्धता क्या है बनी रहती है। दूसरा, गंगा के पानी में गंधक की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसलिए भी यह खराब नहीं होता। तो दो रीजन है, एक तो क्या है बैक्टीरियोफेजिस, दूसरा क्या है गंधक प्रचुर मात्रा में होता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है? बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं पहले साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो जिसे अक्सर क्या है हम नीली हरी शैवाल भी कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को। प्रकाश संश्लेषण होते हैं और क्या है पारमाणविक पृथ्वी के वातावरण से मुक्त ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मतलब ये क्या है मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। एनाबीना, नॉन स्टॉक और आसिडोरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों में एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वे एक निश्चित सेल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करते हैं और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, जिससे उसकी क्या है उर्वरकता बढ़ाती है। मतलब सीधा है धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया इसलिए यूज किया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन को भी क्या है स्थिरीकरण करते हैं और इसकी क्या है उर्वरकता बढ़ाते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर से आपके क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन भी आना है और 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि क्या है 3 नंबर वाले प्रश्न रहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बाह्य मल से आप क्या समझते हैं? बाह्य मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बाह्य मल सिंपल आपका वो मल कहलाएगा जो आपका क्या है दैनिक कार्य में जिस उपयोग करने का जो हमारा व्यर्थ गंदक पानी बचता है वो हमारा क्या है बाह्य मल कहलाएगा। ओके, और किस प्रकार से हानिप्रद है इसे भी देख लेते हैं। तो म्युनिसिपल अपशिष्ट जल अर्थात नगर व शहरों में दैनिक कार्यों के बाद बचा, यहाँ बचा हो जाएगा बचा व्यर्थ जल, जिसमें क्या है मानव मल मूत्र प्रमुख घटक होते हैं। मतलब मानव मल मूत्र भी रहेगा आपका उस अपशिष्ट में। बाह्य मल यानी कार्य करने के बाद जो हमारा क्या है बचता है। ओके, कार्य करने के बाद कुल 0.1% अशुद्धि के कारण बाह्य मल मनुष्य के उपयोग नहीं रह जाता, मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है। बाह्य मल के निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, देख लेते हैं। तो बाह्य मल में निलंबित ठोस है, जैसे निलंबित ठोस जो जल के नीचे बैठ जाए, जैसे बालू, गाद, ये सब रहता है। ओके, फिर इसके बाद कोलाइडी पदार्थ में मल पदार्थ, जीवाणु, कागज, कपड़े, रेसे, ये सब जो क्या है मानव द्वारा जो उपयोगी रहता है गंदा पानी, उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं। ओके, विलेय पदार्थ में नाइट्रोजन, फास्फेट, अमोनिया, कैल्शियम और सोडियम, ये सब होता है। हानि का प्रभाव क्या है? तो ये हानिकारक प्रभाव दिए हैं, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, ये क्रम से दिए हैं, इन्हें अच्छे से तैयार कर लिया, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेना, समझ लेना, तैयार आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर बताना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करिएगा। खाद और जैव उर्वरक में अंतर और क्या है ईजी भी रहता है। खाद और जैव उर्वरक नॉर्मल आप जानते हो खाद क्या कहलाती है। खाद मूल रूप से क्या है आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ है, जबकि जो जैव उर्वरक होती हैं ये प्रायः जीवित सूक्ष्म जीवों या अन्य कुछ उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हैं। खाद में क्या होता है कि इनकी बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, परिवहन आसान नहीं होता है क्योंकि यह क्या अधिक मात्रित होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए इनका परिवहन इतना आसान नहीं रहता है। और अगर किसी खेत में डालना है अगर ये वाली खाद तो क्या बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जबकि जैव उर्वरक होते हैं इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब थोड़ा बहुत में भी क्या है पूरे में काम चल जाता है। ओके, नेक्स्ट खाद में क्या है यह कार्बनिक पदार्थ पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया से बनते हैं, जैसे कंपोस्ट, बर्मा कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब आपकी हो जाते हैं खाद में। जैव उर्वरक में क्या होता है जैव उर्वरक जैविक क्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, नील हरित शैवाल, ये सब। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीवों का मतलब महत्व क्या है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। तो रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैव उर्वरक तथा रासायनिक पीड़कनाशियों के स्थान पर जैव नियंत्रकों का उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक जैव नियंत्रक जैविक खेती का अभिन्न हिस्सा है और पारिस्थितिक मित्र के समाधान भी हैं। अब देख लेते हैं हम सूक्ष्म जीवों का जैव उर्वरक में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीवों के कार्य आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के बताया गया है क्या क्या कार्य रहता है। जैसे लेग्यूमिनस पौधे की जड़ में पाए जाने वाला सहजीवी जीवाणु राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिर इसके बाद जो आपका एंजियोस्पाइलम होता है, ये जीवाणु कुछ पौधों की जड़ों में विरल व ढीले रूप में संबद्ध रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है
एंजोटोबैक्टर एक मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। इस प्रकार से साइनोबैक्टीरिया के बारे में दिया है। साइनोबैक्टीरिया में जैसे नॉन स्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये सौपोषी जीव है जो नमी की उपस्थिति में वृद्धि कर वायुमंडल का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जैसे धान के पौधे कम पढ़ चुके हैं, धान के खेत में किस प्रकार से काम करता है। ग्लोमस के वंश के अनेक कवक माइक्रोराइजा बनाती हैं। तो ये सब आपके दिए हुए हैं जैव में सूक्ष्म जीवों का कार्य महत्व के कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सभी मटेरियल चाहते हैं एक साथ, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम की, तो उनका सारी क्लासेस के क्लास 12th बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, गोबर गैस क्या है। ओके, गोबर गैस क्या है? तो बायोगैस मवेशियों के उत्सर्जन पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर से चलाकर माइक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त किया जाता है। गोबर गैस एक क्या है अति उत्तम ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है 60 से 70% क्या है मीथेन गैस पाई जाती है। यह गैस में तापन क्षमता ज़्यादा उच्च होती है। गोबर गैस का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में भी किया जाता है। गोबर गैस का उपयोग सिंचाई पंप के में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। गोबर गैस के बारे में दिया हुआ है, इजी है और आप समझे जानते भी होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। मतलब व्यावसायिक उपयोग में ओके कि कौन कौन से 3 सूक्ष्म जीव है जो उपयोग किए जाते हैं, उनके क्या उपयोग है ये भी आपको बताना है। ये आपका दिया हुआ है, थ्योरी के रूप में दिया हुआ है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पादन जैसे कार्बनिक अम्ल, एंजाइम, जैव सक्रिय अणु, ऊर्जा स्रोत, एथेनॉल, शराब, बेकरी, डेयरी उद्योग तथा औषधि निर्माण में किया जाता है। मतलब इन सब उद्योगों में क्या है, इन सबका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों का। सिट्रिक अम्ल अब देख लेते हैं हम किस किस जगह किस व्यावसायिक उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से तथा एसिटिक अम्ल का उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु से तथा लैक्टिक अम्ल का उत्पादन लैक्टोबैसिलस से तथा ब्यूटरिक अम्ल का उत्पादन क्लाइस्ट्रिडियम ब्यूटालियम नामक जीवाणु से होता है। बाजार में लाए जाने वाले फलों के रस में पैक्टिनेजेज तथा प्रोटीएजेज के प्रयोग से कारण बोतल वाला रस घर में तैयार किए गए रस से अधिक स्वच्छ एवं साफ होता है। प्रमुख उपयोगी सूक्ष्म जीवों के नाम जीवाणु, कवक व विषाणु है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ था। मैंने आपको ये 3 लाइन में बताया गया है, इनका आंसर कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक पीड़कनाशियों एवं रासायनिक पीड़कनाशियों में 3 अंतर लिखिए। बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। जैविक पीड़कनाशी और रासायनिक पीड़कनाशी क्या है? तो जैविक कीटनाशी होते हैं, ये क्या है काफ़ी सस्ते होते हैं, जबकि रासायनिक पीड़कनाशी क्या है महंगे होते हैं। जैविक पीड़कनाशी ये पर्यावरण को क्या है प्रदूषित नहीं करते हैं, जबकि ये प्रदूषणकारी होते हैं। रासायनिक जो पीड़कनाशी होती है ये प्रदूषणकारी होते हैं। जैविक पीड़कनाशी में क्या होता है, ये कीटों की केवल लक्ष्य जाति को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि रासायनिक पीड़कनाशी ये सभी प्रकार के कीटों को नष्ट कर दे। सभी प्रकार के कीटों मतलब कुछ अच्छे भी कीट होते हैं जो क्या उत्पादन में वृद्धि में सहायक होते हैं, लेकिन उनको भी क्या है ये मार देते हैं खराब कीटों के साथ साथ। जबकि जो जैविक पीड़कनाशी होते हैं ये केवल खराब कीटों यानी लक्ष्य जो जाति होती है, मतलब जिसे ही में जिन कीटों जो खराब कीट है उन जिन्हें मारना है उनके ही उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है, जैविक पीड़कनाशी इनके उपयोग से क्या है फसलों में हानिकारक अवशिष्ट नहीं बचते हैं, जबकि रासायनिक पीड़कनाशी से हानिकारक अवशिष्ट बचने की संभावना अधिक होती है, जो क्या है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये आपका जैविक पीड़कनाशी और रासायनिक पीड़कनाशी में अंतर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार से आपका चित्र रहने वाला है। इसमें एक टैंक रहता है जिसमें आपका क्या होता है, इसमें 2 स्थान होते हैं। यहाँ से आपका क्या किया जाता है, जो गोबर वगैरह होता है वो यहाँ से डाला जाता है तो टैंक के अंदर चला जाता है। टैंक में आपका क्या होता है, ये गैस बनती है। गैस बनने के बाद यहाँ से क्या है गैस को निकाल लिया जाता है, जिसका उपयोग क्या है कुकिंग में किया जाता है। इसका क्या है प्रकाश के लिए भी क्या है इस गैस का उपयोग किया जाता है। और यहाँ से आपका क्या है खाद निकाल ली जाती है, जो भी अपशिष्ट बचता है उसका क्या है खाद के रूप में हम क्या है उपयोग करते हैं। इस प्रकार से रहने वाला डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।